हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नोमेमी साइकोलॉजी। सीरीज चल रही है एमपीसी 001 की। ब्लॉक 3 पे हम आ चुके हैं और आज हम यूनिट 2 के सेकंड पार्ट पर हैं। तो अभी आप प्रीवियस वीडियो में देखकर आए थे, बात करी थी हमने लैंग्वेज के बारे में, थोड़ी बहुत, ज्यादा कुछ तो बात नहीं की थी, स्ट्रक्चर की बात की थी। वीडियोस थोड़े छोटे छोटे ही हैं क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है लकीली यहाँ पर जहाँ ज्यादा होता है वहां पे एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। और बिना किसी डिले के, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को बिगिन कर देते हैं। तो प्रोसेसेस इन लैंग्वेज किस तरीके से होते हैं इसको आज के वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे। दो ही टॉपिक हम कवर करेंगे इस आज के वीडियो में और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। लैंग्वेज के बारे में जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में 10 मार्कर एक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट में 2 क्वेश्चन या फिर एक शॉर्ट नोट जरूर रहता है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है इसका जो एग्जामिनेशन में कवर ना होता हो। और जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते हुए भी चलती हूँ कि इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो फिलहाल आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लैंग्वेज के प्रोसेसेस कैसे वर्क करते हैं और लैंग्वेज की कुछ बेसिक प्रोसेसेस के बारे में हम फोकस करेंगे, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज जो कि आपको नजर भी आ रहा है स्क्रीन पर अभी, स्पीच परसेप्शन दूसरा टॉपिक होगा, और लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है आगे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लैंग्वेज के प्रोडक्शन की बात करते हैं। किसी भी लैंग्वेज के प्रोडक्शन में हम ये चीज नोटिस करते हैं, बिगिनिंग ऑफ अ डायलॉग इज यूजुअली द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच बाय वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, although a gesture or other sign may initiate such an interaction and have its origin in a similar verbal plan। ऐसा भी होता है जैसे आपको किसी से बात शुरुआत करनी है तो आप पूछ सकते हैं और कैसे हो, सब बढ़िया, हेलो, हाय, ओके, गुड मॉर्निंग, जो भी है, जिस तरीके से भी हम बात शुरू करते हैं हम बात शुरू करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है हमारे जेस्चर के थ्रू बात शुरू होती है। ये फ्रेंड्स में ज्यादा होता है कि आपने अपने फ्रेंड्स को देखा और इशारा किया तो उसका रिस्पॉन्स आया कि ठीक है, मतलब दे कैन ऑल्सो आंसर इन द हेल्प विद द हेल्प ऑफ द जेस्चर्स, और अदरवाइज वो बात भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। बट कुछ ना कुछ सिचुएशन तो ऐसी बनेगी, आप लगातार तो बस एक्सप्रेशंस के थ्रू काम नहीं चला सकते ना, तो बात तो आप कहीं ना कहीं इनिशिएट करेंगे। तो जहां से इनिशिएशन होगा वहां से एक डायलॉग की फॉर्म में हमें, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में कुछ ना कुछ नजर आएगा। ओके, लैंग्वेज का प्रोडक्शन होता है। बट बिफोर अटरिंग अ सेंटेंस और मैनुअली एक्सप्रेसिंग एनी इन्फॉर्मेशन द स्पीकर मस्ट डू सम प्लानिंग based on the intended effect of the utterance is to have on the listener। जो बात हम कहने जा रहे हैं किसी पर्सन से, उस बात की प्लानिंग मतलब उस स्टेटमेंट की प्लानिंग हमारा माइंड बहुत तेजी से करता है कि जो भी मैं इस वक्त आपसे बोल रही हूँ ये मेरा माइंड इतना क्विक इसको प्रोसेस कर रहा है कि मैं तो सोच भी नहीं रही हूँ कि मुझे नेक्स्ट बात क्या कहनी है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंचती जा रही है। और वो बात आपको एक वेल फ्रेम्ड स्टेटमेंट की फॉर्म में नजर आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ वर्ड आगे पीछे मिला के, पॉज कहीं लगा के, ऐसा भी नहीं बोला है। सही तरीके से आप तक बात पहुंच रही है विद द हेल्प ऑफ माई एक्सप्रेशंस, टोन एंड एवरीथिंग। ओके, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, ये यहाँ पे जो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई स्टेटमेंट, कोई डायलॉग किसी के सामने पहुंचता है तो उसमें हम कई सारे स्टेप्स देखते हैं। तो लैंग्वेज के प्रोडक्शन में कई सारे स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स की मेजरली यहाँ पे बात की गई है और एक एक करके हम उन स्टेप्स को समझेंगे। सबसे पहले जो स्पीकिंग का प्रोसेस है वो सबसे पहले किससे जुड़ा होता है? प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन से। बट जस्ट हाउ इज स्पीच प्लान एंड एग्जीक्यूटेड? क्या ऐसे ही होता है कि हमने प्लान करा और एग्जीक्यूट कर दिया? नहीं, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। 5 स्टेप हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है स्पीकर्स के लिए? टू डिसाइड ऑन द काइंड ऑफ डिस्कोर्स to be initiated, which is the issue of discourse plans. Do they want to engage in a conversation, to describe an event, to give instruction, or to regale a friend with the humorous story? हर टाइप के डिस्कोर्स में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा। जैसे आप कोई सैड बात किसी को बता रहे हैं तो उसमें आपके टोन्स, आपके बताने का तरीका, आपकी आवाज का डिफरेंस बन जाएगा। लेकिन जब आप किसी को कोई जोक बताएंगे तो आपका एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होगा, आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी, वो सब कुछ आपके लैंग्वेज को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ऐसा तो नहीं है ना हमने 4 वर्ड छोड़े और ऐसे फेंक दिए किसी के ऊपर, नहीं, हमारी बात हमारे टोन से भी जाती है, हमारे बताने के तरीके से भी जाती है, हमारे एक्सप्रेशन भी उसमें जुड़े होते हैं। तो लैंग्वेज इज नॉट जस्ट द वर्ड्स, दे इंक्लूड अ लॉट ऑफ थिंग। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारी बात किसी तक पहुंच रही है, उस जो भी डिस्कोर्स एनालिसिस है, मतलब डिस्कोर्स उसका जो कंटेंट है, जो मेन है, वो क्या है, पहला स्टेप ये है और ये हम डिसाइड करते हैं। अगेन हम इसको डिसाइड करने में फुर्सत से बैठते नहीं है, नहीं स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये ऑटोमेटिक होता है, बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि हम लैंग्वेज में काफी प्रोफिशिएंट हो चुके होते हैं। बट यही काम अगर हमें किसी दूसरी लैंग्वेज में करना पड़े, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको अगर ये बोल दिया जाए, जब आप स्टूडेंट थे और आपके टीचर ने कभी आपसे कहा होगा कि संस्कृत में एक पैराग्राफ लिखो, तो आपने सब कुछ पहले बहुत अच्छे से प्लान किया होगा, संस्कृत में उसको आराम से सोचा होगा, तो वहां आपने टाइम लिया होगा क्योंकि आप संस्कृत से फेमिलियर नहीं रहे होंगे। लेकिन जिस लैंग्वेज से आप फेमिलियर है उसके बारे में आप सोचते नहीं है, फटाफट से काम शुरू हो जाता है। तो ये पहला स्टेप है।
अब इसमें ये कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई जोक सुना रहे हैं, तो आप जोक सुनाने में क्या करेंगे, सारे उसके इंटरनल स्टेप्स को डिसाइड करेंगे। अगेन ये भी बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने जोक का मेन कंटेंट सबसे पहले बता दिया, तो वो पहली बात तो वो जोक ही नहीं रहा, है ना, ना ही किसी को इंटरेस्ट रह जाएगा उसके आगे की कोई बात सुनने में, जो पंच लाइन आप जिसे कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको एक स्टेटमेंट में, यानी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लेकर चलेंगे, जो कि जरूरी है। और one set of guidelines that speaker and listeners seem to follow to foster good communication during a conversation that has described by Greece and others, उसको हम ग्रीसिन मैक्सिम्स भी कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? क्वांटिटी, अवॉइड रनिंग ऑफ एट द माउथ। क्वालिटी, डोंट लाई और स्ट्रेच द ट्रूथ। रिलेशन, अवॉइड मेकिंग स्टेटमेंट्स irrelevant to the topic of conversation। मैनर, अवॉइड वेग और एम्बिगियस स्टेटमेंट्स। इनको हम फॉलो करते हैं एज पर द रूल्स। ये रूल्स फॉलो होते हैं स्टेटमेंट बनाने में। जो भी लोग इन मैगजीन्स को फॉलो करने में फेल हो जाते हैं, वो ज्यादातर हमें कॉन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि आप किसी भी एप्लीकेंट्स के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को रिव्यू कर रहे हैं, राइट, फॉर अ हाईली टेक्निकल जॉब, एंड द लेटर रीड्स एज फॉलोज। आई एम राइटिंग अ लेटर ऑन बिहाफ ऑफ गोपाल भटनागर। Gopal dresses very well and has a charming wife. He also drives a nice automobile and sings in his church choir. Thank you. Would you hire Gopal based on this letter? Probably not. Of course not. Probably what? Of course not. Clearly, the content of this letter violates the relation maxims. Because of this, the letter writer has conversationally implied that John is not the person for the job. Speakers usually adhere to these Grecian maxims, but as is the example demonstrate, ये इट इज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव व्हेन दे डोंट। मतलब यहाँ पे हमने जो स्टोरी देखी उसमें हमने ये समझ में आया कि कोई ना कोई रूल वायलेट हो रहा है हमारे बात को कहने का, कम्युनिकेट करने का, या हमारी लैंग्वेज को यूज करने का, प्रोसेस करने का। तो प्लानिंग डिस्कोर्स इज प्लानिंग एट ग्लोबल लेवल। सेकेंड स्टेज ऑफ स्पीच प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्लानिंग ऑफ सेंटेंसेस, द कंपोनेंट ऑफ डिस्कोर्स। जो सेंटेंसेस बनेंगे उनकी भी प्लानिंग होगी। भले ही आपको लगता है कि हम तो फटाफट बोल देते हैं, बट उनकी भी प्लानिंग होती है। वंस द नेचर ऑफ डिस्कोर्स इज डिसाइडेड कि हम सैड बात बताने वाले हैं, इमोशनल बात है, जोक है, इंफॉर्मेशनल है, नॉलेजेबल है, जो भी है, पहला स्टेप हमारा डिसाइड हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, द स्पीच एक्ट, द प्रपोजिशनल कंटेंट एंड द थीमेटिक स्ट्रक्चर। तीनों को पढ़ के आए हैं आप प्रीवियस वीडियो में, तो मुझे नहीं जरूरत है अभी बताने की आपको, राइट। अगर नहीं समझ में आया था तो प्रीवियस वीडियो बार फिर से देखिएगा। ये तीनों डिटरमाइन किए जाते हैं कि मतलब स्पीच एक्ट में हमने समझा था कि स्पीच एक्ट क्या पर्पस कर रही है, किस तरीके से बात करेंगे। जैसे कि मैं बता ही देती हूँ, मैं ना बताते बताने लगूंगी आप लोगों को, तो मैं खुद ही कह देती हूँ कि मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, ये हमारा क्या चीज हो गई, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशनल बात बता रही हूँ लैंग्वेज के बारे में, राइट। अब ये हमारा स्टेप 1 हो गया, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी में लैंग्वेज के बारे में बताना है। अब साइकोलॉजी में लैंग्वेज के बारे में बताते हुए मैं आपका इंटरेस्ट कैसे बनाए रखूंगी, उस टॉपिक से रिलेवेंट बात करके। यहाँ पर अगर मैं आपसे मौसम की बातें करने लगूं या कुछ और बातें करने लगूं जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, ना उसका एग्जाम्पल है, तो आपका माइंड भटकने लगेगा, आपको बात इरेलीवेंट लगने लगेगी। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कर लिया, डिस्कोर्स को प्लान करा कि मुझे साइकोलॉजी के बारे में बताना है। अब जिन स्टेटमेंट्स की हेल्प में से मुझे आपको ये बातें बतानी है, उनके स्ट्रक्चर को मैं प्लान करूंगी सबसे पहले कि मैं कैसे बताऊंगी, मेरे स्पीच एक्ट क्या होगा, क्या वो बहुत फनी वे में होगा, क्या मैं आपको बहुत कोई इस टॉपिक का जोक बना के बताने वाली हूँ, ये मेरी मर्जी है मैं आपको कैसे बताने वाली हूँ, राइट। मेरे स्पीच एक्ट क्या होगा, या फिर मैं इस बात को बहुत ही ज्यादा सिंसेरिटी के साथ इतना सीरियस बना दूं कि आपको लगे कि तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये नहीं समझा तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे जिंदगी में, है ना। तो मेरा स्पीच एक्ट कैसा होगा, प्रीपोजिशनल कंटेंट, मतलब क्या मेन बात क्या मुझे आपको बतानी है, उस चीज पर मैं फोकस करूंगी, राइट। और उसके बाद क्या था, थीमेटिक स्ट्रक्चर। थीमेटिक स्ट्रक्चर में मैंने टीचर का एग्जांपल दिया था, आपको मेरी बात याद होगी। तो ये हम डिटरमाइन करेंगे, द ऑर्डर इन विच सेंटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कन्वेड मस्ट बी थॉट अबाउट। किस तरीके से मैं बात को कहूंगी, ये पूरा स्ट्रक्चर मुझे प्लान करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल और भी दिए हुए हैं, मैंने आपको बताई दी ऑलरेडी कि आप अपने न्यू घर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे, पहले लोकेशन बताएंगे, फिर घर का टाइप बताएंगे, फिर उसके अंदर आप ले जाएंगे, फिर बहुत सारी चीजें ब्रेक करते करते आप स्मॉलर लेवल पर चले जाएंगे, राइट। अब थर्ड फेज होता है स्पीच प्रोडक्शन का, जो डील करता है विद constituent plans of the sentence. Once a sentence is decided on, its component must then be planned.
द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सो फोर्थ। मतलब अब मैंने अगर आपको डिसाइड करा है कि मैं लैंग्वेज के बारे में बताने जा रही हूँ, तो मेरा रूल क्या रहना चाहिए उस सेंटेंसेस में या अपनी बात में जो मैं आपको बताऊंगी, कैसे वर्ड्स का सिलेक्शन होना चाहिए, किस तरीके के वर्ड्स उसमें यूज होने चाहिए। ये हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट प्लान्स ऑफ द सेंटेंस, जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे और डीपर में चले जाते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम डीपर में जा रहे हैं। ओके, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हम फोर्थ फेज पे आ जाते हैं। ये तो बात आपको समझ में आई गई होगी, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, जितना चाहे पढ़िए, कोई मनादी नहीं है। Fourth phase of speech production deals with what is called an articulatory program. This concerns the plan for the execution of speech, which is a coordinated sequence of muscular contraction and in and about the mouth. And the final phase of speech production is articulation itself. पहला फोर्थ जो हो गया वो हो गया आर्टिकुलेटरी प्रोग्राम। मतलब मैंने डिसाइड किया कि जब मैं अपना टॉपिक को बताऊंगी तो मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई होना चाहिए। दिस इज समथिंग आई हैव प्लान्ड। मेरे जेस्चर्स जो होते हैं वो मेरी बात को जस्टिफाई करें। जैसे आप अभी मुझे जो करते हुए देख रहे हैं ना, दिस इज व्हाट द रियल एग्जांपल ऑफ फोर्थ। आई एम डूइंग इट ऑन पर्पस। मैं आपको इंटेंशनली बताने के लिए इस तरीके से एक्ट कर रही हूँ कि आपको लगे कि अभी मेरी जो बात है ना वो मेरे जेस्चर्स के थ्रू भी आपको समझ में आ रही होगी, मेरे बताने के थ्रू भी समझ में आ रही होगी। और फाइनल क्या है कि मैंने अपनी पूरी कहानी का जो लास्ट फेज है, अपनी बात आपसे कह दी, दैट इज आर्टिकुलेशन इटसेल्फ। दिस इज द एक्चुअल आउटपुट ऑफ स्पीच। इंटरेस्टेड रीडर्स आर रेफर टू क्लार्क एंड लेवेल्ट फॉर अ डिटेल डिस्कशन ऑफ, जिसके बारे में आप और डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। ओके, तो 5 स्टेप में हमने समझा कि किस तरीके से हमारी लैंग्वेज प्रोसेस होती है। आप बेसिक बात समझ गए होंगे कि ब्रॉडर लेवल से चलते चलते हम स्मॉलर पर जाते हैं, बट लास्ट में हम उस पूरी चीज को समराइज कर रहे हैं, वही हमारा आर्टिकुलेशन कहलाता है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है। और अगेन आज का वीडियो भी छोटा ही होने वाला है, मगर मैं जबरदस्ती थ्योरी लेके निपटाने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि जो हमारा पैटर्न चल रहा है ना वो बड़ा सही है, एक यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड करना। और मैं ये मान के चलती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं, कभी आप थोड़ा ही पढ़ेंगे, 20-25 मिनट एक दिन में एक चैप्टर एक पोर्शन को कवर करना किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है, इतना तो चलते फिरते आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो अब मैं ऐसी बातें करके टाइम नहीं बढ़ाती हूँ, वापस आती हूँ। स्पीच परसेप्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये क्या होता है? टू अंडरस्टैंड स्पीच इज क्रूशियल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, हैंस स्पीच परसेप्शन इज फंडामेंटल टू लैंग्वेज यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। मतलब हम स्पीच को बहुत इजीली परसीव कर लेते हैं और बहुत फास्ट भी परसीव कर लेते हैं। ऑन द वन हैंड वी कैन परसीव एज मेनी एज 50 phonemes per second in a language in which we are fluent. On the other hand, we can perceive only about 2/3 of a single phoneme per second of non-speech sounds. This is why foreign languages are difficult to understand. कोई और लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो उसके लेटर्स पहले समझते हैं, साउंड समझते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट होता है, इट्स नॉट दैट इजी। पर करने वाले कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई कर नहीं सकता। तो किसी भी स्पीच का जो कॉम्प्रिहेंशन है बिगिंस विद द परसेप्शन ऑफ रॉ स्पीच साउंड। जब जब जितनी ज्यादा हमें बेसिक नॉलेज होगी ना, उतना फास्ट हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये जो स्पीच परसेप्शन है ये किस पर डिपेंड करेगा, कॉम्प्रिहेंशन किस पर डिपेंड करेगा कि कितनी हमें बेसिक नॉलेज है। आप खुद ही सोचिए, अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज में जो लेटर्स बने होते हैं अगर उनके बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या आप उसका वर्ड पढ़ पाएंगे? परसेप्शन तो बहुत दूर की बात है, आप कुछ देख के नहीं समझ में आएगा, लगेगा ये तो कोई ड्राइंग है, मुझे तो ऐसे लगता है, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया आपके सामने। तो लेकिन जो स्पीच परसेप्शन है वो केवल साउंड्स को आइडेंटिफाई करना नहीं है, उनके रिलेशन को भी अंडरस्टैंड करना है। स्पीच परसेप्शन का मतलब ये थोड़ी होता है जैसे हम क्लास में बच्चों के सामने बोल देते हैं, लेट्स से इन हिंदी, कामाला कमल। अब आप किसी ऐसे बच्चे के सामने जिसने अपनी पढ़ाई शुरू करी है, उसको क्या समझ में आ रहा है कामाला कमल में कौन सा लेटर क्या साउंड क्रिएट कर रहा है? उसके लिए सब जीरो है, क्योंकि उसको भी बेसिक नॉलेज नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें एनकोडिंग और कॉम्प्रिहेंशन भी होते हैं। एनकोडिंग मतलब जब आप देखें कि ये टी बना है तो मतलब इससे हमें टी ही बोलना है, ये कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे? जब इसकी एनकोडिंग सीखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी सीखते हैं। In other words, interpretive processes, meaning, contextual influences and the like play important roles in speech perception. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है from raw speech sounds to proposition in memory is a complex process. जाहिर सी बात है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अपना जो भी पूरा सिस्टम होता है। The physical signal that reaches the ear consists of rapid vibration of air, while the sound of speech correlate with particular component frequencies. There is no direct one-to-one correspondence between the sound of speech and the perception of listener. अगर हम ये कहें कि लिसनर का जो परसेप्शन है और जो सुन रहा है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, नहीं, ये पूरा एक सिस्टम होता है जो आप देख रहे हैं, और उस तरीके से एयर के वाइब्रेशन से हमारे कानों तक बात पहुंचती है और उसके बाद हम उसको समझ पाते हैं।
रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन एंड नॉलेज. जैसे a hungry child can interpret the question have you washed your hands for dinner as a call to come directly to dinner. उसको लग सकता है कि मुझे डिनर के लिए बुलाया जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे बच्चे के हंग्री होने की वजह से ये स्टेटमेंट का मीनिंग उसके लिए चेंज हो सकता है. और द रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट also can be easily seen in complete sentences in which context allow words to inflate quite easily. The young girl was awakened by her frightening. अब स्पेस छोड़ा हुआ है. Allows listener to infer dream. जो यंग गर्ल है वो किस चीज से डर के उठ गई? तो किसी डरावने सपने से या डर के उठ गई, राइट? तो हम कभी कभी स्टेटमेंट को इनकम्प्लीट छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा माइंड वही परसीव करता है जो उसके आगे आना चाहिए. जैसे इफ आई से द सन राइजेस इन द, क्या आया आपके माइंड में? वही करेक्ट आंसर है ना, ईस्ट करेक्ट आंसर है. तो क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रुथ भी है. तो अ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट वाज स्टडीड इन द लेबोरेटरी ऑफ वॉरेन यूजिंग फोनीम्स. Subjects were read sentences that had a single speech sound obscured. For example, the sentence, the state governors met with the respective legislatures convening in the capital city. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो फर्स्ट एस है legislatures में, marked by cuffing sound. The experimenter then asked the subject to identify where the cuff had occurred. जैसे ये तो एक एग्जाम्पल हो गया. इसके अलावा जैसे हम बोलते हैं कि पीकॉक, तो हमने पीकॉक में क्या देखा? जो पी था उसमें हमारे लिप्स जो है आपस में मैच हुए, टकराए एक दूसरे से. तो इस तरीके से कहाँ पर किस लेटर ने कैसा साउंड क्रिएट किया या किस तरीके का हम हमारे बॉडी कैसे एक्ट करवाया, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई. द फिनोमिना अप्रोप्रिएटली कॉल्ड फोनेमिक रिस्टोरेशन हैड बीन शोन टू बी इवन मोर लाइकली व्हेन मोर देन अ सिंगल वर्ड कैन रिजल्ट फ्रॉम द रिस्टोरेशन. जैसे एक ही वर्ड में हम कई चीजें देखते हैं, कई बार एक ही वर्ड में एक लेटर का साउंड डिफरेंट डिफरेंट होता है. तो वो हमें इसी के थ्रू समझ में आता है, जिसको हम फोनेमिक रिस्टोरेशन कहते हैं. Many people have the impression that the words they hear are distinct, separate combination of sound, but this impression is not correct. इसको हम समझ सकते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ से. This is seen by use of spectrograph, an electronic device. कहाँ थे हम? An electronic device for measuring the variation in energy expended when a person talks. Moreover, it is often the case that a single word cannot be recognized correctly when it is taken out of its sentence context. कोई भी वर्ड जो होता है वो करेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता when it is taken out of its sentence context. This was shown some years ago by Pollack and Pickett, who played different segments of a normal conversation for subjects. जो subjects थे, they heard just one word. उन्होंने conversation में सिर्फ एक ही word सुना और इसको वो clearly identify नहीं कर पाया और ना ही उनको समझ में आया. Speech perception is that speech is not comprehended simply on the basis of the sound. अभी बात की थी, रिपीट हो रही है कि सिर्फ साउंड की हेल्प से ही हम स्पीच परसेप्शन क्रिएट नहीं करते हैं. बहुत कुछ चीजें, जैसे आपने देखा कि कोई स्पीच का परसेप्शन हमने एक वर्ड इनकम्प्लीट करके भी समझा. एक ही वर्ड दिया तो पूरा स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पाना डिफिकल्ट था, तो स्पीच परसेप्शन नहीं हो पा रहा था. तो कहीं कहीं पे स्पीच परसेप्शन हम देख रहे हैं बहुत इजीली हो जाता है, कहीं कहीं पर ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है. किस तरह से स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जा रहा है, इस पे स्पीच का परसेप्शन बहुत मैटर करता है. उसके पीछे की इंटेंशन क्या है, या वो किस पर्सन पर वो बात कही जा रही है ना. तो इस तरीके से उस पर फर्क पड़ता है. अब स्पीच परसेप्शन में एक और चीज की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ ऑडिटरी परसेप्शन ऑफ अदर साउंड्स. दीज काइंड ऑफ थ्योरीज एम्फेसिस ईदर टेम्पलेट मैचिंग और फीचर डिटेक्शन प्रोसेसेस. सच थ्योरीज पोस्टुलेट दैट देयर आर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ न्यूरल प्रोसेसिंग. पहली स्टेज में क्या होता है, स्पीच साउंड्स आर एनालाइज्ड इनटू देयर कंपोनेंट्स. अनदर स्टेज में these components are analyzed for pattern and match to prototype और template. कोई भी बात जब हम सुनते हैं, कोई भी हम बात को कहते हैं, तो लिसनर के पास, यानी अगर हम ही लिसनर हैं या हम किसी को या किसी की बात हम सुन रहे हैं, तो उसमें पहले स्टेज में क्या होता है, साउंड्स को हम एनालाइज करते हैं, उनके कंपोनेंट्स को एनालाइज करते हैं, और दूसरी स्टेज में उन कंपोनेंट्स को, उनके पैटर्न को एनालाइज करते हैं. यही वजह है कि जैसे आप म्यूट होकर अगर कोई बात कहते हैं तो हम किसी के लिप की रीडिंग करके भी बात बता पाते हैं कि वो ये बात कह रहा होगा, इसीलिए ऐसा हो पाता है. यहाँ पे फोनेटिक रिफाइनमेंट थ्योरी आती है, जो कि हमें ये बताती है दैट वी स्टार्ट विद एन एनालिसिस ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन एंड शिफ्ट टू हायर लेवल प्रोसेसिंग. हम बेसिक सेंसेशन से अंडरस्टैंड करते हुए ही हायर लेवल की तरफ पहुंचते हैं. और इस सिमिलर आइडिया एक और दिया था, ट्रेस मॉडल दिया गया था. स्पीच परसेप्शन बिगिंस विद 3 लेवल्स ऑफ फीचर डिटेक्शन, लेवल ऑफ अकॉस्टिक फीचर, लेवल ऑफ फोनीम्स एंड लेवल ऑफ वर्ड्स. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पीच परसेप्शन इज हाईली इंटरैक्टिव, लोअर लेवल अफेक्ट्स हायर लेवल्स एंड वाइस वर्सा.
तो हमने कुल मिलाकर क्या देखा, जो भी हमने यहाँ पे देखा या समझा, क्योंकि ये तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपने ये अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से जो स्पीच की प्रोसेसिंग होती है वो किस तरह से स्टेप्स में चलती है, ये चीज आपने आज देखी। अगर होमवर्क की बात करें तो मैं आपको होमवर्क में जो देना चाहूंगी, हमारा टॉपिक तो काफी छोटा सा ही था। पहले हम इन 5 स्टेप्स की बात करेंगे जिनको आपको समराइज करना है। एक स्टेप को आपको अबाउट 50 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका 250 वर्ड्स का हो जाएगा, ठीक है ना। कि लैंग्वेज के प्रोडक्शन, स्टेप्स इन प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, ये पहला आपका होमवर्क हो गया। चलिए, पहला टॉपिक हो गया। आज तो मैंने यूनिट एंड में से दिए नहीं है ना, कि स्टेप्स इन प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, ईच स्टेप इन 50 वर्ड्स, ईच स्टेप इन 50 वर्ड्स। तो मतलब 50 वर्ड्स तो कोई ऐसा नहीं है कि रुक जाना है बीच में, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाना है। ईच स्टेप का मतलब ये हो गया कि आप हर स्टेप पे थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जहां आपको लगे कि थोड़ी बात ज्यादा कहनी है, ज्यादा भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारे पास ये स्पीच परसेप्शन। ये इंपॉर्टेंट है। स्पीच परसेप्शन को मान के चलिए कि आपको 200 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज स्पीच परसेप्शन। आपने देखा था काफी सारी चीजें थी इसके अंदर, आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, 250 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, 250 वर्ड्स ऑन स्पीच परसेप्शन। ओके, एंड कॉम्प्रिहेंशन भी जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा आज का वीडियो, अगेन शॉर्ट वीडियो कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक और पोर्शन हमारा कवर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट को कवर करेंगे विद 2 थ्योरीज जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है, लैंग्वेज की प्रोसेसिंग पर वो बेस्ड है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।